अगर आज भी हम किसी के मुंह से कैंसर का नाम सुन ले तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, हमारा दिल घबराने लगता है। क्यों? क्योंकि इसे इस तरीके की डिजीज माना गया है कि ये लाइलाज है, यानी इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। यानी इसे क्योर नहीं किया जा सकता, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट ये डिपेंड करता है कि कैंसर कौन सी स्टेज पे है। हो सकता है कि पहली अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाए तो वो क्योरेबल हो पाता है, यानी उसके लिए ट्रीटमेंट है, बट क्योरेबल नहीं है ये। और हो सकता है अगर ये लेटर स्टेज पे पता चल रहा है तो इसके लिए फिर क्योर नहीं होता, ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि डेथ हो जाएगी। और नए नए तरीके के आजकल कैंसर आ रहे हैं और उन पे रिसर्च भी चल रही है, बट अभी वो रिसर्च इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि रिसर्च इज स्टिल ऑन गोइंग। अगर मैं आपसे कहूं कि कैंसर से सिर्फ आजकल के लोग नहीं जूझ रहे, आज से 4,000 साल पहले भी कैंसर से लोग परेशान थे। और इवन जैसे इस पे आज रिसर्च हो रही है, आज से 4,000 साल पहले भी इस पे रिसर्च हो रही थी। बकायदा हमें एविडेंस मिले हैं इसके। एविडेंस कैसे? देखो, एक इंटरनेशनल टीम थी डॉक्टर्स की, उन्होंने एक रिसर्च पब्लिश करी है। जर्नल का नाम है फ्रंटियर्स इन मेडिसिन। उसमें वो लिखते हैं कि हमने दो स्कल्स हमने आइडेंटिफाई करे। रिसर्चर्स को दो स्कल मिलते हैं, एक मेल का एक फीमेल का। ये बात है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज डकवर्थ कलेक्शन की। तो जो मेल का स्कल है उसकी उम्र कम से कम 35 से 35 साल बताई जा रही है, और जो फीमेल का स्कल है वो 50 साल के आसपास है। और जो मेल का स्कल है उसे नंबरिंग दी है 236, और जो फीमेल का है उसे नंबरिंग दी है 270। बताया जा रहा है कि जो फीमेल का स्कल है वो करीबन 3,000 साल पुराना है, और जो मेल का स्कल है वो करीबन 4,500 साल पुराना है। दोनों स्कल्स की एजेस के अराउंड बहुत सारे लीजन्स है, कट मार्क्स है और इवन फ्रैक्चर्स भी हैं। रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये इंडिकेट करता है कि उन्हें ब्रेन कैंसर था। अब इसके लिए वो ये भी कहते हैं कि दो पॉसिबिलिटी है। पहली बात तो ये, जो एंशियंट इजिप्शियंस हैं, या तो वो इसे ट्रीट करना जानते थे या फिर इसे ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हमें अभी नहीं पता कि कैंसर का ट्रीटमेंट पहले अवेलेबल था या नहीं था। हो सकता है वो ट्रीटमेंट करना चाह रहे हो सकता है वो सीख रहे हो। अगर रिसर्चर्स की बात माने तो एंशियंट इजिप्शियंस को बहुत सारी नॉलेज थी, वो फोकस करते थे डाइजेशन सिस्टम पे, वो उनका फोकस था पर्सनल हाइजीन पे, इवन माउथ वॉश पे भी उनका फोकस था। और ये भी देखने को मिला है कि उन्हें डेंटल फिलिंग भी करनी आती थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके अनर्थ होती रहेगी, और देखेंगे आगे क्या सच में वो कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते थे या नहीं। इस पे अभी रिसर्च चल रही है। अगर बात चल रही है सर्जरी की, क्योर्स की और मेडिसिन की, तो इंडिया कैसे पीछे हट सकता है? इंडिया ने दिया है आयुर्वेदा। और आयुर्वेदा आपको पता है कहाँ से निकल गया है ओरिजिनली? ये ब्रह्मदेव ने ज्ञान दिया प्रजापति को, प्रजापति से एक दो पीढ़ी और नीचे आए तो अत्रेय के पास आया, और उसके बाद फाइनली आता है आचार्य चरक के पास, जिन्होंने इसे 2,500 साल पहले कंसोलिडेट किया। देखो, आचार्य चरक का कंट्रीब्यूशन इंडियन ह्यूमन साइंस और मेडिसिन में बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आज भी यूरोप इतना कंफ्यूज है ह्यूमन एनाटॉमी, ब्लड सर्कुलेशन, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस और हार्ट डिजीज को लेकर के, वहां पे उन्होंने इस पर क्लियर फैक्ट्स दिए। और उन्होंने करीबन 1 लाख प्लांट्स के बारे में बताया जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करते हैं। और तो और जो आजकल डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, यानी कि वो एथिक्स को फॉलो करेंगे, वो ओथ भी आचार्य चरक की देन है। और इन्होंने किताब लिखी थी जो कंसोलिडेट किया आयुर्वेद का, उसका नाम है चरक संहिता। और अगर मैं आचार्य चरक की बात कर रहा हूं तो फिर हम सुश्रुता को कैसे भूल सकते हैं? सुश्रुता, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, ये करीबन 2600 साल पहले एग्जिस्ट करते थे। और इन्होंने एक किताब लिखी है सुश्रुता संहिता, जिसमें इन्होंने सारी सर्जरीज के बारे में बता रखा है। और इन्होंने करीबन ऐसे 120 इंस्ट्रूमेंट्स खुद डिजाइन किए थे जो सर्जरी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल थे। और उस टाइम पे इतने ज्यादा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स होते भी नहीं थे, बट उन्होंने सक्सेसफुली कैटरेक्ट की सर्जरी करी थी उस टाइम पे। बताया जाता है कि एक टूल से, सिंपल से टूल से उन्होंने आग को निकाला, उसके बाद वार्म बटर के अंदर भिगो के रखते थे और ऐसे करके उसका इलाज करते थे, और काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था वो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि जब नेसेसिटी पड़े, बहुत ज्यादा अगर दिक्कत हो, तभी सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। और उन्होंने करीबन 6 तरह के डिसलोकेशंस जो हो जाते हैं जॉइंट्स के, उसके बारे में बताया। 12 तरीके के फ्रैक्चर्स के बारे में बता रखा है, और इवन ब्रेन सर्जरी के बारे में भी बात करी है। और जो आजकल हम राइनोप्लास्टिक कराते हैं, यानी नाक जो हो जाती है टेढ़ी, उसमें हम कॉस्मेटिक पर्पस के लिए और ब्रीदिंग अच्छे से हो इसके लिए राइनोप्लास्टी होती है, तो वो भी उन्होंने उस टाइम पे इसके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है अपनी बुक सुश्रुता संहिता के अंदर। और इवन ऐसे करीबन 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में डिस्क्राइब करा हुआ है उन्होंने। सुश्रुता विश्वामित्र के पुत्र थे, और उन्होंने डाइजेशन पे बहुत फोकस किया है, यानी डाइजेशन उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था।
और तो और उन्होंने आजकल की जो बीमारियां मेंटल इलनेस चल रही है उसके बारे में भी बताया था। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने उसके बारे में भी बताया था कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ होती है, जो हम खाते हैं और जो हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उसका असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। यानी इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है, जो कि आज हम सीखते हैं कि हमें अच्छा खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा मूड ठीक हो, हमारा दिमाग ठीक रहे। ये उन्होंने आज से 2600 साल पहले बता दिया था। देखो आजकल तो डॉक्टर्स होते हैं, पहले वैद्य हुआ करते थे। आज भी आपने वैसे सुना होगा कहीं जो देसी दवाई वगैरह देते हैं उन्हें वैद्य कहते हैं। बट वैद्य एक टाइटल हुआ करता था जो एग्जामिन करते थे बॉडी को। अगर कोई बीमार है उसे कैसे एग्जामिन करेंगे, एक तो डायरेक्ट परसेप्शन से यानी एग्जाम करके, फिजिकल एग्जामिनेशन करके, दूसरा अनुमान लगा करके कि ये चीज हो सकती है। तो अनुमान और डायरेक्ट परसेप्शन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो इलाज किया करते थे। और कुछ बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका मानना है कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है। भाई मैं आपको बता दूं, विश्व गुरु वो था पहले से। विश्व गुरु वो था और है और हमेशा रहेगा, क्योंकि भारत में जिस तरीके की नॉलेज एंशियंट टेक्स्ट के अंदर मिलती है, जिस तरीके का सिस्टम जो हम एंशियंट अपने टेक्स्ट से सीखते जा रहे हैं और उसे अनअर्थ कर रहे हैं, और आजकल जो इतनी ज़्यादा उसमें नॉलेज मिलती जा रही है हमें, वो शायद ही कहीं और देखने को मिलेगी आपको। तो हमें अपने भारत पे गर्व होना चाहिए।